ओके, नाउ अपना नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 115 BAA। नाउ टेल मी, एक इंडियन कंपनी को कितना टैक्स भरना पड़ता है? 30%। और अगर उसका टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18 इज अप टू 400 करोड़ तो उसको 25% टैक्स भरना पड़ता है ना? लेकिन एज पर सेक्शन 115 BAA, इफ एन इंडियन कंपनी is ready to sacrifice certain tax incentives तो उसको सिर्फ 22% टैक्स भरना पड़ेगा। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, ओनली 22% टैक्स भरना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो इंडियन कंपनी कुछ टैक्सेशन के इंसेंटिव्स की कुर्बानी देने को तैयार है और ऐसी कंपनी को मैट भी अप्लाई नहीं होगा। अब इन लोग को कौन से टैक्स इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी है वो तुमको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दिमाग में इतना फिट करो कि नॉर्मली एक इंडियन कंपनी को या तो 30% या 25% टैक्स भरना पड़ता है और उसमें भी मैट कंप्यूट करके देखते हैं एंड फिर मैट और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर उतना कंपनी को भरना पड़ता है। लेकिन अगर वो कंपनी टैक्सेशन के कुछ इंसेंटिव्स की कुर्बानी देने को तैयार है तो उसको सिर्फ 22% टैक्स भरना पड़ेगा एंड देयर विल बी नो मैट। ओके, और एक चीज तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो, ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए ऑप्शन है। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, इट इज ओनली फॉर इंडियन कंपनीज, मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन कंपनीज का तो जो 40% टैक्स आता है वो आएगा और उन लोग को तो मैट अप्लाई होता है और होगा, लेकिन इंडियन कंपनीज लोग के लिए ऑप्शन है कि अगर आप टैक्सेशन के कुछ इंसेंटिव्स की कुर्बानी देने को तैयार हो ना तो आपको सिर्फ 22% टैक्स आएगा एंड यू विल बी एग्जेम फ्रॉम मैट। ओके, अब देखो कौन से इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी वो तुमको बता रहा हूं। तो ये देखो स्क्रीन पर, लुक एट दिस, कैन यू सी द वर्ड कुर्बानी? तो सी, इन सब चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लाइन से देखो, एक एक करके बताते आता हूं। सबसे पहले किसकी कुर्बानी देनी है? सेक्शन 10AA। पता है सेक्शन 10AA क्या होता है? अगर हम लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं ना तो एक्सपोर्टर्स को सेक्शन 10AA में डिडक्शन मिलता है, लेकिन तुमको टैक्स 22% की रेट से भरना है ना तो ये 10AA वाला इंसेंटिव सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर देखो और क्या लिखा है, सेक्शन 80IA to 80RRB, इन सारे सेक्शंस में जो भी इंसेंटिव्स है ना उसका भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर देखो सेक्शन 35, याद है इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ाया था, साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन था सेक्शन 35। नाउ सी, सेक्शन 35 में जो नॉर्मल साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे का डिडक्शन मिलता है ना वो तुम ले सकते हो, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए अगर तुम कोई डोनेशन देते हो ना तो वो डोनेशन वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, डोनेशन वाला डिडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वेटेड डिडक्शन भी था साइंटिफिक रिसर्च में। ये कौन सा वेटेड डिडक्शन बोल रहा हूं? इन हाउस रिसर्च वाला वेटेड डिडक्शन, वो था ना अपनी थियरी में मैक। अगर एसएससी मैक वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको 150% डिडक्शन मिलता है ना, तो वो सब नहीं मिलेगा। मतलब साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा करके जो नॉर्मल 100% डिडक्शन तुमको मिलता है ना वो ले लो, लेकिन मैक वाले लोगों को 150% जो डिडक्शन मिल रहा है ना वैसा वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर देखो सेक्शन 35AD की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सेक्शन 35AD क्या था याद है? कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग। वो 14 बिजनेस की जो लिस्ट थी ना जिन लोग को 100% डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो भी इधर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड फिर देखो सेक्शन 35CCC, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, फिर सेक्शन 35CCD, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें जो डिडक्शन मिल रहा था ना 150% डिडक्शन, वो भी अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर देखो और क्या है लिस्ट में, सेक्शन 33AB, टी, कॉफी, रबर के बिजनेस में जो नाबार्ड में डिपॉजिट करके डिडक्शन मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा। फिर 33ABA, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बिजनेस वालों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करके जो डिडक्शन मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
मतलब तुमको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो ले लो, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है ना प्लांट एंड मशीनरी पे, वो 20% वाला, और अगर बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 35% वाला, वो नहीं मिलेगा। प्लस सेक्शन 32AD, ये देखो स्क्रीन पर, सेक्शन 32AD था ना जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का, बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते, वो था ना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते तो अपने को 15% का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 32AD बाय द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज की अपने को कुर्बानी देनी पड़ रही है। फिर देखो लास्ट में क्या लिखा है, सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम अबव आइटम्स, मतलब प्रीवियस पॉइंट्स में जो सेक्शन 35AD वो सब दिख रहा है ना, उन सब इंसेंटिव्स के कारण जो लॉस बना था ना पुराने सालों में, वो लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब सेक्शंस को तुम्हारी जिंदगी से हटा ही रहे ना। तो इन सेक्शनों के कारण पुराने दिनों में तुमने लॉस इकट्ठे किए होंगे ना, और उसको तुमने ब्रॉड फॉरवर्ड करके रखा है ना, तो उसको फेंक दो, क्योंकि इन सब सेक्शंस को तुम्हारे जिंदगी से हटा दिया है ना। तो इनसे बना हुआ लॉसेस इन पास्ट ईयर्स जो तुम ब्रॉड फॉरवर्ड करके रखे हो, उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब देखो इतनी बड़ी लिस्ट देख के ऐसा लग रहा है यार कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है, बट सी तुम लोग एक चीज़ भूल रहे हो कि एक कंपनी को ये सब इंसेंटिव्स थोड़ी ना एक साथ मिल रहा होगा। किसी को 10AA मिलता है तो किसी को 35AD मिलता होगा, किसी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मेन होगा, तो किसी के लिए सेक्शन 33ABA वो मेन होगा। तो सी एक कंपनी को ये सब चीज़ थोड़ी मिल रही होगी, इनमें से कोई भी इंसेंटिव्स तुमको एप्लीकेबल हो रहा है ना, वो तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो तुमको टैक्स सिर्फ 22% आएगा, और फिर मैट का भी मगजमारी नहीं है। ओके, फिर देखो सेकेंड कंडीशन क्या लिखी है कि ये ऑप्शन अगर आपको चाहिए ना, तो यू हैव टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, मतलब तुमको इनकम टैक्स वालों को सामने से चला के बोलना पड़ेगा कि बाबा मुझे 22% वाला ऑप्शन चाहिए, और मैं ये सब सेक्शंस की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इसका कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, लेकिन जो भी है अपने को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब जाके इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ेगा कि यू वांट 22% वाला ऑप्शन। एंड वन मोर थिंग, ये ऑप्शन इररिवोकेबल है। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, इररिवोकेबल ऑप्शन मीन्स एक बार तुमने 22% वाला ऑप्शन चूज किया ना, फिर बाद में तुम अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हो, फिर जीवन भर तुमको 22% वाले ऑप्शन में रहना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है तुम सोच समझ के डिसाइड करो, लेकिन एक बार तुमने 22% वाला ऑप्शन चूज किया ना, तो बाद में ऑप्शन तुम चेंज नहीं कर सकते हो। इट्स एन इररिवोकेबल ऑप्शन। एंड एक्चुअली कोई घाई भी नहीं है, ये रूल इन लोग ने अभी अभी निकाला है फ्रॉम प्रीवियस से 1920। Any time in future you can choose this option, but once you choose the option of 22%, then you cannot go to normal taxation because this option is irrevocable. Okay? तो सी इस सेक्शन में मेन अपने को क्या याद रखना है मालूम है कि अपने को कौन से इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये देखो स्क्रीन पर ये जो कुर्बानियों की लिस्ट दिख रही है ना, ये लिस्ट अपने को याद रखना पड़ेगा। फिर अपने को क्या याद रखना है कि इधर टैक्स का रेट 22% होगा, और एक और चीज क्या याद रखनी है कि ये ऑप्शन इररिवोकेबल है। अब देखो इस सेक्शन को याद कैसे करते, ये देखो इसका सेक्शन नंबर क्या है 115 BAA, तो इसको ऐसे याद रखो, बा मतलब 22। 22% को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं 22%, तो ये 22 का बा वाला साउंड इधर आ रहा है। ये देखो स्क्रीन पर BAA में कैसा साउंड आ रहा है बा, तो बा से 22%, 22% मतलब 22%, ऐसे रिलेट करके रखो ताकि अपने को याद रहे। ओके, और एक बात, ये जो 22% टैक्स है ना, ये कंपनी की जो नॉर्मल इनकम से उसके ऊपर, मतलब सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग किसी भी कंपनी का टैक्स कंप्यूटेशन करते तो कैसे करते, पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम का कंप्यूटेशन करते, चैप्टर 6 से माइनस करते, एंड फिर बाद में नेट टैक्सेबल इनकम आता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते,
नेट टैक्सेबल इनकम को बाइफर्केट करते, कैसे? सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, याद आया वो? तो उसमें सटक लटक विनिंग्स का टैक्स रेट नॉर्मली रहेगा वही 15% फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A एंड 10% फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A एंड सादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो 20%, विनिंग्स का 30%, एंड फिर जो बैलेंस इनकम होती है ना, बैलेंस जो लास्ट कॉलम में अमाउंट आता है अपने, उसके ऊपर 22% का टैक्स अप्लाई होगा। और इस 22% वाले ऑप्शन में 10% का सरचार्ज लगता है, 10%, और ये 10% का सरचार्ज कंफर्म है। कंफर्म मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ एनटीआई। नहीं तो नॉर्मली हम लोग इंडियन कंपनी का सरचार्ज कैसे डिसाइड करते हैं? उसका एनटीआई देख के ना, अगर किसी कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 1 करोड़ तो 0% सरचार्ज आता है, और अगर मोर देन 1 करोड़ है तो 7%, और मोर देन 10 करोड़ है तो 12%। लेकिन 22% वाले ऑप्शन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ एनटीआई कंफर्म 10% सरचार्ज आएगा। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, प्लस 10% सरचार्ज एंड इट इज कंफर्म सरचार्ज, एंड उसमें प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा। खैर ये तो आता ही है हमेशा। अब देखो इसका एक डिस्टिंक्शन बिटवीन तुमको बताता हूं कि नॉर्मली एक इंडियन कंपनी का टैक्सेशन कैसे होता है और सेक्शन 115BAA वाले ऑप्शन में कैसे होता है। तो सी, नॉर्मली इंडियन कंपनीज को सब इंसेंटिव्स लेने के बाद 30% या 25% का टैक्स आता है, और इसमें सरचार्ज डिपेंड्स अपॉन नेट टैक्सेबल इनकम, और इसमें मैट भी कंप्यूट होता है, एंड फिर नॉर्मल टैक्स और मैट विच एवर इज हायर उतना कंपनी को भरना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 115BAA वाले ऑप्शन में क्या है, अपने को कुछ टैक्सेशन के इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, और टैक्स 22% के हिसाब से आता है, और इधर सरचार्ज कंफर्म है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम, और इधर मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। ओके, तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन दिमाग में बिठा के रखो। ओके, अब देखो मैंने तुमको जो कुर्बानी वाला पॉइंट बताया था ना, उसमें एक पॉइंट बताना रह गया। ये देखो स्क्रीन पर देखो ना, ये जो कुर्बानी की लिस्ट थी ना, उसमें पहला पॉइंट क्या था, सेक्शन 10AA एंड फिर सेक्शन 80IA टू 80RRB, इन सब सेक्शंस की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो सी, इसमें एक पॉइंट है, सेक्शन 80IA से 80RRB की जो लिस्ट है ना, उसमें एक ऐसा सेक्शन है ना, सेक्शन 80JJAA, ये वाला सेक्शन सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी इस सेक्शन के लिए एलिजिबल है तो उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, ये सेक्शन का कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। और इसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि सेक्शन 80JJAA is a section for employment generation. This section is an incentive given to the companies so that employment generation हो भारत में। अब ये सेक्शन कैसे ऑपरेट होता है तुमको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल तुम लोग इतना समझ लो कि ये सेक्शन गवर्नमेंट ने क्यों खोला है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इसलिए लॉ ने क्या बोला है कि अगर इस सेक्शन के लिए कोई एलिजिबल है ना तो वो सेक्शन तुम ले लो, लेकिन बाकी जो सेक्शंस है ना फ्रॉम 80IA टू 80RRB, उन सेक्शंस की तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओके, तो सी फाइनली अपना सेक्शन 115BAA खत्म हो गया। BAA मतलब बा फॉर 22% वाला सेक्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेक्शन सिमिलर है, सेक्शन 115BAB। इस सेक्शन में पता है क्या बोला है कि अगर वो इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको 22% नहीं 15% टैक्स भरने का ऑप्शन है। मतलब इंस्टेड ऑफ 22% वाला ऑप्शन कंपनी को 15% टैक्स भरने का ऑप्शन है।
ये देखो स्क्रीन पर सिर्फ 15% टैक्स भरना पड़ेगा। एंड अगेन ये भी पिछले सेक्शन की तरह ऑप्शनल है, इधर भी कुर्बानी वगैरह देनी पड़ती है, लेकिन 15% की फैसिलिटी चाहिए ना तो वो कोई नॉर्मल इंडियन कंपनी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए और नई कंपनी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी। ये देखो मैं स्क्रीन पर किसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो कंपनी नया होना चाहिए, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, और उसमें भी उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो ही ये 15% टैक्स वाला ऑप्शन है। अदरवाइज वो नई कंपनी नहीं, कोई पुरानी कंपनी है तो 22% का ऑप्शन है, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, कोई सादा कंपनी है तो अगेन 22% का ऑप्शन। 15% का ऑप्शन चाहिए ना तो वो इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाली होनी चाहिए, देखो मैन्युफैक्चरिंग, और वो नई कंपनी होनी चाहिए, प्लस इंडियन कंपनी तो चाहिए ही, क्योंकि ये सब ऑप्शनल टैक्सेशन इज नॉट फॉर फॉरेन कंपनी, इट्स फॉर इंडियन कंपनी। और तुम लोग को पता है ये 22% 15% वाला ऑप्शन खोलने के पीछे गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था? तो सी इसका रीजन ये है कि इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट्स है ना वो लोग एक डाउनफॉल फेस कर रहे थे, देयर इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, एंड बिकॉज अपना इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हो गया, इंडियन कंपनीज की ग्रोथ अटक चुकी है, तो सिंस मार्केट में कॉर्पोरेट्स की हालत थोड़ी ख़राब है ना, तो वो सोच के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया कि चलो कॉर्पोरेट्स डोंट वरी, वी गिव यू एन ऑप्शन ऑफ 22% टैक्स एंड 15% टैक्स, जिसमें 22% टैक्स वाला ऑप्शन तो सब कंपनीज के लिए खोल दिया, और ये 15% वाला टैक्स ऑप्शन सिर्फ न्यूली फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए रखा है। ओके, क्योंकि सी ऐसी डिप्रेसिंग इकोनॉमी में कोई भी नया बिजनेस चालू करने के पहले 10 बार सोचेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला यार इस चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग तो स्टॉप नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला यार डरो मत, तुम लोग नया बिजनेस चालू करो, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चालू करो, और तुम लोग को चाहिए तो हम सिर्फ 15% टैक्स मारेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज देयर इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी तुम अपने आप को रोको मत, कम ऑन नई कंपनी चालू करो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, हम तुम्हारे साथ है। तो इस तरह से गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है, सो दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड नॉट बी अफेक्टेड। और ये कुर्बानी देने का सिस्टम क्यों रखा मालूम है? क्योंकि वैसे भी इन नियर फ्यूचर ये जितने भी टैक्स के इंसेंटिव्स मैंने बताया ना जिसकी कुर्बानी देनी पड़ रही है, ये सब इंसेंटिव्स वैसे भी इनकम टैक्स में से उड़ा देंगे ये लोग, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए लॉ ने ये भी सोचा कि वैसे भी तुमको ये सब टैक्स के इंसेंटिव्स फ्यूचर में मिलने नहीं वाले, तो इसकी अगर तुम कुर्बानी देने को तैयार हो ना तो हम तुम्हारे हालात को देखते हुए, स्लो डाउन इन द इकोनॉमी को देखते हुए तुमको एक लोअर रेट से टैक्स मारने का ऑप्शन दे रहे हो। ओके, बट देन ये सब इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। अब देखो ये 15% टैक्स वाले ऑप्शन के लिए कंडीशंस कौन से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो ये देखो स्क्रीन पर कंडीशंस। तो सी फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज कुर्बानी देनी पड़ेगी, देर आर सर्टन टैक्स इंसेंटिव्स जिसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये कौन से टैक्स इंसेंटिव्स है? सेम जो मैंने सेक्शन 115BAA में पढ़ाया था ना, वो सेम टैक्स इंसेंटिव्स की कुर्बानी इधर भी देनी पड़ेगी। ओके, फिर देखो सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन इज अगर एसएससी को 15% टैक्स वाला ऑप्शन चाहिए ना तो उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक फॉर्म वगैरह भर के। ओके, तो ये देखो सेकेंड कंडीशन, एसएससी शुड एक्सरसाइज द ऑप्शन, एंड इधर भी क्या लिखा है? द ऑप्शन इज इररिवोकेबल, मतलब एक बार तुमने वो 15% टैक्स वाला ऑप्शन चुना ना, बाद में ये ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता है, इट्स इररिवोकेबल ऑप्शन। और फिर ये देखो क्या लिखा है? सेम। सेम मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन इज सेम एज इट वाज इन सेक्शन 115BAA। ओके, फिर देखो थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इज कि कंपनी नया होना चाहिए, इट शुड बी अ न्यू कंपनी। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है? इट शुड बी अ न्यू कंपनी,
और इधर न्यू का मतलब क्या मालूम है? कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। ये देखो, ये डेट अपने को बाहर करनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर 2019, ऑन और आफ्टर दिस डेट कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। ओके, एंड फिर न्यू कंपनी मतलब it should be actually new company. It should not be formed by splitting up or reconstruction of an existing business. मतलब तुम्हारी पहले से कोई कंपनी चली आ रही है, उसको तुमने बंद करके वापस रीस्टार्ट कर दिया जस्ट टू शो दैट तुमने एक नई कंपनी फॉर्म की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सी एक्ट में क्या लिखा है? बिजनेस शुड बी newly established. It should not be formed by splitting up or reconstruction of an existing business. ये देखो इधर क्या लिखा है? There should be no restart of existing business. तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही तुम बंद करके रिकंस्ट्रक्ट करके रीस्टार्ट कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, एक न्यू बिजनेस होना चाहिए, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का। ओके, फिर देखो, न्यू बिजनेस होना मतलब उसकी प्लांट एंड मशीनरी भी ब्रांड न्यू फर्स्ट हैंड होनी चाहिए। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से तुम बिजनेस चालू करोगे ना, तो उस बिजनेस को इन लोग नया बिजनेस नहीं मानेंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी इज द मेन एसेट, वो बिजनेस का कोर एसेट होता है। और वही अगर तुमने सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से बिजनेस शुरू किया ना, तो ऐसे मानेंगे कि वो नया बिजनेस है ही नहीं। इसलिए कंडीशन है कि बिजनेस का न्यू होना मतलब उसकी प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू फर्स्ट हैंड होनी चाहिए। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है? नो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, मतलब फर्स्ट हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन इधर भी वो रूल है कि थोड़ा बहुत सेकेंड हैंड हुआ तो चलेगा, मतलब मैक्सिमम 20% ऑफ योर टोटल प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट, उतना अगर सेकेंड हैंड हुआ तो चलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपना सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से काम चल रहा है, तो क्यों जबरदस्ती हम लोग फर्स्ट हैंड प्लांट एंड मशीनरी ले। तो ये चीज को गवर्नमेंट ने समझ के क्या बोला कि चलो थोड़ा बहुत सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हुआ तो चलेगा, बट मैक्सिमम 20%, जितना 20% ऑफ दी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उतना सेकेंड हैंड हुआ तो चलेगा। और इसमें भी एक और पॉइंट है कि अगर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी हुई ना, इंपोर्टेड, तो वो कितनी भी सेकेंड हैंड हुई ना तो चलेगा। मतलब फिर तो 20% से भी ज्यादा सेकेंड हैंड हुआ तो चलेगा, प्रोवाइडेड इट इज एन इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अगर हमने इंपोर्ट किया है ना, तो दैट मीन्स फॉरेन का टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रहा है, एंड फॉरेन का टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रहा है तो इट इज गुड फॉर द कंट्री ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर इंपोर्टेड फॉरेन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है ना, तो वो कितनी भी सेकेंड हैंड हुई तो चलेगा। एक्चुअली ये जो पॉइंट मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, ये सेम पॉइंट मैंने तुमको पढ़ाया था सेक्शन 35 AD में। सेक्शन 35 AD की जो कंडीशंस थी ना, उसमें भी 4 कंडीशंस थी। उन 4 कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी तो था कि प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, इट शुड बी फर्स्ट हैंड। उधर भी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलता, तो उधर ये पॉइंट मैंने पढ़ाया था सेक्शन 35 AD में। तो ये सेम पॉइंट इधर भी एप्लीकेबल। ओके, तो इसको ऐसे याद रखो, आउट ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट 20% जितना सेकेंड हैंड हुआ तो चलेगा। और ये कौन सा सेकेंड हैंड है? इंडियन सेकेंड हैंड। और इंपोर्टेड सेकेंड हैंड हुआ ना, तो कितना भी चलेगा। बट इंडिया से ही अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे ना, तो 20% तक तो सेकेंड हैंड ठीक है, बाकी सब तो फर्स्ट हैंड ब्रांड न्यू मशीन से आपको लेनी पड़ेगी। ओके, तो इन शॉर्ट न्यू बिजनेस होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। एक तो कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, एंड दूसरा इट शुड नॉट बी अ रीस्टार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एंड तीसरा प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड इन द बिजनेस शुड बी फर्स्ट हैंड, इट शुड नॉट बी सेकेंड हैंड। हाउएवर थोड़ा बहुत सेकेंड हैंड हुआ तो चलेगा, जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। ओके, फिर देखो चौथी कंडीशन क्या है। चौथी कंडीशन में लिखा है कि एसएससी का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मतलब और कोई दूसरा बिजनेस अगर किया ना, तो ये लोग 15% टैक्स वाले ऑप्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
नहीं तो पता है कई बार क्या होता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो कर रही है, साथ में दूसरा भी कोई बिजनेस चल रहा है, तो सी ऐसा अगर हुआ ना तो चलेगा ही नहीं। कंपनी का सिर्फ एंड सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस होना चाहिए, तो ही वो कंपनी 15% टैक्स वाले ऑप्शन के लिए एलिजिबल है। ओके, इन शॉर्ट देर आर 4 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन 115 BAB। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो सेम था जो मैंने सेक्शन 115 BAA में पढ़ाया था, खाली 2 और एक्स्ट्रा कंडीशन अपने को याद रखनी है, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4। एक तो क्या था, बिजनेस नया होना चाहिए, और दूसरा क्या था, कंपनी का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए, दूसरा कोई बिजनेस हुआ तो 15% टैक्स वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, और 15% टैक्स वाला ऑप्शन नहीं मिला ना तो वो 22% टैक्स वाला ऑप्शन तो है ही। सी वो 22% वाला जो ऑप्शन है ना वो तो एक यूनिवर्सल ऑप्शन है, नया कंपनी, पुराना कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो तो सब इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। ये तो क्या अपने को 15% टैक्स वाला ऑप्शन चाहिए ना, तो वो कंपनी का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए और कंपनी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होनी चाहिए, फॉर्म्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। अदरवाइज 22% टैक्स का ऑप्शन तो सब इंडियन कंपनीज के लिए। फिर देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने सेकेंड कंडीशन बताई थी ना, सेकेंड कंडीशन स्क्रीन पर देखो ना, सेकेंड कंडीशन में क्या था, असेसी शुड एक्सरसाइज द ऑप्शन, और एक्सरसाइज दी ऑप्शन का मतलब क्या है, इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कोई फॉर्म वगैरह भर के। लेकिन सी ये इन्फॉर्म कब करना है मालूम है, न्यू कंपनी अपना जब पहला रिटर्न फाइल करेगी ना, फर्स्ट रिटर्न फाइल करते टाइम ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फर्स्ट रिटर्न, तो ही उन लोग को 15% टैक्स वाला ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इन लोग ने पहला रिटर्न फाइल किया और उस वक्त उन लोग ने इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म ही नहीं किया, फिर तो फ्यूचर में 15% ऑप्शन मिलना इम्पॉसिबल है। फिर बाद में चाहिए तो 22% वाला ऑप्शन तुमको मिल जाएगा, लेकिन 15% वाला ऑप्शन चाहिए ना तो यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न ऑफ योर इनकम। लेकिन सी वो 22% वाला जो टैक्स ऑप्शन था ना अंडर सेक्शन 115 BAA, उसमें तो वो ऑप्शन हम लोग कभी भी एक्सरसाइज कर सकते, एनी टाइम यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 22%, बट वंस यू एक्सरसाइज द ऑप्शन इज इररिवोकेबल। लेकिन 15% टैक्स वाले ऑप्शन के लिए तो फर्स्ट रिटर्न के टाइम ही अपने को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। ओके, फिर देखो ये 15% टैक्स इज ओनली ऑन इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनकम आती है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके ऊपर ही 15% टैक्स है। मतलब कंपनी के पास कोई और इनकम हुई ना, लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसके ऊपर 22% टैक्स ही है। सी बेसिकली गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए टैक्स का रेट इतना कम किया है, लेकिन कंपनी की बाकी कोई इनकम हुई तो उसको क्यों 15% टैक्स मारेगी, उसके ऊपर 22% टैक्स ही लगेगा। और एक और बात, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलावा कोई दूसरा बिजनेस तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कोई दूसरी इनकम हो सकती है ना, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके ऊपर 22% टैक्स लगेगा। ओके, अब देखो एक अच्छा डिस्टिंक्शन बिटवीन तुम लोगों को बताता हूं तो उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो स्क्रीन पर ध्यान देना जरा, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 115 BAA और सेक्शन 115 BAB। पहले तो BAA को कैसे याद रखते, बा फॉर 22% वाला सेक्शन, और ये जो 115 BAB है ना उसके लिए कोई ऐसा टेक्निक नहीं बन पा रहा है, तो ठीक है वो तो अपने आप याद आ जाएगा। एक बार BAA याद हो गया ना, बा फॉर 22, तो अपने आप समझ जाएगा उसका जोड़ीदार BAB है, क्योंकि अल्फाबेटिकली BAA के बाद BAB आता है, तो अल्फाबेटिकली उसको रिलेट कर लो, और उसमें रेट ऑफ टैक्स कितना 15%। ओके, अब देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 115 BAA एंड सेक्शन 115 BAB। ओके, तो सी पहला पॉइंट क्या है, 115 BAA इज फॉर ऑल द इंडियन कंपनीज, ऑल मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी, न्यू कंपनी,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सब कंपनी के लिए सेक्शन एप्लीकेबल है. ओके, एंड फिर सेक्शन 115 BAB, इट इज ओनली फॉर न्यू इंडियन कंपनी. स्क्रीन पर देखो क्या हाईलाइट कर रहा हूं. एक तो वो न्यू कंपनी होनी चाहिए और वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने वाली कंपनी चाहिए. और न्यू का मतलब कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 और उसका सिर्फ एंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए. ओके, तो ये पहला डिस्टिंक्शन था. अब सेकेंड पॉइंट देखो. सेकेंड पॉइंट इज अबाउट रेट ऑफ टैक्स. ये देखो स्क्रीन पर ये क्या लिखा है, NTI. NTI मतलब नेट टैक्सेबल इनकम. हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कंप्यूट करते टाइम NTI को बाइफर्केट करते हैं ना. कैसे बाइफर्केट करते हैं, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस. तो उसमें जो सटक जी अंडर सेक्शन 111A होता है ना, उसका जो 15% टैक्स है वो नॉर्मल वैसा ही रहेगा. फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112A, उस पे जो 10% टैक्स होता है वो वैसा ही है. एंड फिर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का 20% टैक्स वो भी वैसा ही है. विनिंग्स का जो 30% टैक्स होता है वो भी वैसा ही रहेगा. लेकिन कंपनी की जो बैलेंस इनकम होगी ना, बैलेंस इनकम, ये देखो स्क्रीन पर बैलेंस इनकम, ये बैलेंस इनकम के ऊपर 22% टैक्स लगेगा. ओके, एंड फिर यही पॉइंट बाजू वाले कॉलम में देखो. ये देखो कैसे लिखा है, नेट टैक्सेबल इनकम, उसमें सटक जी अंडर सेक्शन 111A का 15%, लटक जी अंडर सेक्शन 112A का 10%, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20%, विनिंग्स के ऊपर 30%. एंड फिर एक अलग कॉलम बनाया मैंने, ध्यान से देखो. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, एक सेपरेट कॉलम बनाया है किसका, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाली इनकम का. क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनकम आती है ना, उसके लिए ही स्पेशल 15% टैक्स रेट है. इसलिए देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनकम आई ना, उसका अलग ही कॉलम बना दो और उसके ऊपर 15% टैक्स अप्लाई होगा, 15%. ओके, एंड फिर लास्ट में जो बची कुची इनकम होगी ना, बची कुची, ये देखो स्क्रीन पर अदर्स, उन सब इनकम के ऊपर 22% टैक्स लगेगा. जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसे जितनी भी बची कुची इनकम होगी ना, उसके ऊपर 22% का टैक्स रेट लगेगा. ओके, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 115 BAA में ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, एनी टाइम यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन, बट वंस यू एक्सरसाइज द ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज इररिवोकेबल. ओके, लेकिन यही पॉइंट सेक्शन 115 BAB में कैसा था कि ऑप्शन फर्स्ट रिटर्न के टाइम एक्सरसाइज करना पड़ता है. ये देखो स्क्रीन पर, फर्स्ट रिटर्न के टाइम अपने को ये 15% वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है. और अगर फर्स्ट रिटर्न फाइल करते टाइम 15% टैक्स वाला ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो ये 15% का ऑप्शन कभी मिलेगा ही नहीं. फिर चाहिए तो 22% वाला टैक्स ऑप्शन मिलेगा. और इधर भी ऑप्शन इररिवोकेबल है. ओके, अब देखो, ये तो मैंने तुम लोग को 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले पॉइंट बताया ना, लेकिन अब देखो इन दोनों सेक्शन के कुछ कॉमन पॉइंट्स है ना, वो भी तुमको बता देता हूं. ये देखो स्क्रीन पर देखना, कॉमन पॉइंट्स इन सेक्शन 115 BAA एंड 115 BAB. ये देखो स्क्रीन पर कॉमन पॉइंट्स. अब कॉमन पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है कि ये दोनों सेक्शन इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट फॉर फॉरेन कंपनीज. फिर दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है, ये दोनों सेक्शन अपने से क्या चाहता है कि तुमको कुछ टैक्सेशन के इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी. फिर तीसरा कॉमन पॉइंट क्या है कि इन दोनों सेक्शन में जो ऑप्शन दिया है ना, वो इररिवोकेबल ऑप्शन है. एंड फिर चौथा कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों सेक्शन में 10% सरचार्ज लगेगा एंड इट इज अ कंफर्म सरचार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ NTI. ओके, एंड फिर पांचवा कॉमन पॉइंट क्या है कि इन दोनों सेक्शन में मैट एप्लीकेबल नहीं होता है. ये देखो स्क्रीन पर, नो मैट अंडर दीज सेक्शंस. ओके, तो फाइनली अपना सेक्शन 115 BAB भी खत्म हो गया. ओके,
और याद रखना ये दोनों सेक्शन 115 BAA एंड 115 BAB लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ओके